तक झूठ लोगों के दरमियान जाकर के कहा है, मैं मुफ्त बिजली दूंगा, मैं 35 किलो राशन हर घर को दूंगा, मैं 12 गैस सिलेंडर दूंगा। देने को उसके पास कुछ भी नहीं है। वो एक ठेकेदार है, उसने चुनाव सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के लिए लड़ा है। देखिए, वो और उसके जो गुरु था, क्योंकि गुरु चेले की जोड़ी थी, वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी का एक एजेंट था, उसका एक समझिए मातहत था, और इन दोनों के दरमियान ठेके को लेकर के लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरे के मुकाबले में सियासत में खड़े हो गए। इन दोनों की नज़र संगपुरा वायलू टनल के पर थी, क्योंकि इन दोनों को मालूम है कि संगपुरा वायलू टनल जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक ख्वाब था, जो पीडीपी ने जिसकी शुरुआत की, जो पीडीपी का ब्रेन चाइल्ड था, वो संगपुरा वायलू टनल अब शुरुआत होने के नज़दीक है। जैसे उस पर काम शुरू होगा, लोकल जो विधायक वहाँ का होगा उसका दबदबा रहेगा, वो काम अलाट करवाएगा, अपने लोगों को एडजस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई ठेकों को लेकर के लड़ाई थी, और इस ठेकेदारी की लड़ाई में पैसा इतना चुनाव के दौरान बहाया गया, अंदाजा नहीं कोई कर सकता। अब वो चुनकर के आए हैं। हमें तो ये लगता था कि साल 2 साल के अंदर लोग इनसे बदजन हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर इनके गुब्बारों से हवा निकल गई। ये किसी ने सोचा नहीं था। आज की तारीख में साहब का पता नहीं है, उसके वर्कर्स कहते हैं कि एमएलए साहब जम्मू में हैं, कोई कहता है दिल्ली में है, लोगों के साथ कोई कनेक्शन आज की डेट में नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। वो सिर्फ चीफ इंजीनियर के आपस में आपको मिलेगा, अपने ठेकों की अलाटमेंट के चक्रों में मिलेगा, फलानी रोड अलाट करनी है और अलाटमेंट अपने नाम करवानी है। हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो की जा रही थी। आमिर रसूल मागरे साहब हैं, यूथ लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे थे कि एमएलए साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब 12 महीने जो है किश्तवाड़ और ये टनल बनने से जो है वो दक्षिण मड़वा के लोग जो हैं उनका आना जाना रहेगा। क्या ये उपलब्धि नहीं है एमएलए साहब की? देखिए, उपलब्धियां किसको कहेंगे? उपलब्धियां जमीन पर जब कोई काम हो ग्राउंड लेवल पर, उसको हम उपलब्धि कह सकते हैं। चिट्ठी लिखना कोई उपलब्धि नहीं है। मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया था। एमएलए साहब ने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, बिल्कुल, और सीएम साहब ने एंडोर्स किया और मरकज को भेजी। क्या इसको आप अचीवमेंट कहते हैं? मैं तो दिन में 10 चिट्ठियां लिखता हूं, तो फिर मैं हर दिन एक नई चिट्ठी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करूंगा तो वो उपलब्धि हो। जिस दिन टनल तामीर होगा और टनल तामीर होने के बाद लोग उससे सफर करेंगे, उसको हम उपलब्धि कहेंगे। संगपुरा वायलू टनल कई सालों से जो है इसका प्रोजेक्ट बना हुआ, डीपीआर बना हुआ है। पहले जे&के बैंक ने इसको फाइनेंस करने की जिम्मा लिया था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वक्त में, जब हसीब द्राबू साहब जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे, तब से हम भी सुनते आ रहे हैं। आप एक वकील भी हैं, आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, अच्छी खासी आपकी पहचान भी है आपके एरिया में, फिर भी पीडीपी को लोगों ने वोट नहीं किया, वजह? देखिए, तब्दीली जो है, चेंज जिसको कहते हैं, चेंज तो कुदरत का एक कानून है। 2014 में पीडीपी के पास एक बड़ा मैंडेट था और हमने सरकार बनाई थी। इस बार पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आप, हमारी टॉप लीडरशिप को लेकर के हम जो ग्राउंड पर पार्टी के सिपाही लड़ रहे हैं, हर एक जगह आपने देखा कि इस बार लोगों ने एक तरफा फैसला किया। लोगों ने कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार आजमाते हैं। तो वहाँ पे इंद्रवाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए, वो डमी कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही थे जो आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में चुनाव लड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर उनके साथ है। अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं, किसी मागरे साहब की बात करें, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हैं, वो एमएलए साहब के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में एक हवा थी जम्मू कश्मीर में, जो उन्होंने जमात का नहीं निकला, जिस जमात ने उसे मिनिस्टर बनाया, इलेक्शन जितवाए, उस लीडर का नहीं निकला, जिस लीडर ने उसके सर पर हाथ रखा और इस मुकाम तक पहुंचाया, वो आवाम का कहाँ से निकलेगा? अब वो भी लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है उनकी सियासत का दी एंड है। तारिक खान साहब के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी तो मतलब अब देखें, अब सेंटर में उन्हीं की सरकार, यहाँ से भी 28 सीटें ली, वो दूसरी बार चुनाव लड़े फिर भी हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक इंदरवाल हल्के की बात है, तारकीन साहब इस बार चुनाव लड़े थे, उनको अपने इलाके से वोट मिला है, तो अब तो उन्हें अपनी दुकान बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें ये बात आया हो गई है कि आने वाला मुस्तकबिल भारतीय जनता पार्टी का इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल जीरो है। तो मुझे लगता है वो अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिए, देखिए जिस हिसाब से इस वक्त जो मौजूदा एमएलए हैं, उनकी जो 3 महीने के अंदर हवा निकल चुके हैं, वो जो सरेंडर कर चुके हैं या उनकी सरकार सरेंडर कर चुकी है, उसके बाद जो इलाकाई अंदाज में, इलाकाई उसमें अपनी सफाई देना पड़ रही है। आज मैं आपके सामने बैठ करके अपने किए हुए काम गिनवाने बैठूं, इसका मतलब यह है कि मैं जताना चाहता हूं। डीडीसी बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया है, वो आप मुझसे नहीं, मड़वा के लोगों से पूछिए। डीडीसी बनने के बाद, डीडीसी बनने तक वो हर एक मुलाजिम के लिए कहते थे कि वो इलाके में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद वो कहाँ बैठे हुए हैं? आप मुझे बताइए, इस वक्त विंटर्स चल रहा है, हार्श विंटर उस इलाके में है, सड़क राब्ता नहीं है, टेली कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को 100 तरह की मुश्किल आते हैं। वो आपको कहाँ मिले? जम्मू में मिले।
वो लोकल लोकल का नारा देकर के लोगों से वोट लेकर के तो आए हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं? हर नेता ऐसा ही तो करता है। एमएलए साहब भी तो जम्मू में ही हैं। वही तो मैं कह वो रहा हूँ, जीत करके आए हैं, ये वो भी जम्मू लोग में हैं, आप भी जम्मू में हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप भी जम्मू में हैं। मैं भी जम्मू में हूँ। मैं आपको बताऊं, सेक्रेटरीट अगर यहाँ पे है, काम अगर यहाँ से सेक्रेटरीट बंद है मेरे भाई, सेक्रेटरीट आज की तारीख में बंद है। इन लोगों ने चुनाव में आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता व बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट किश्तवाड़ शेख नासिर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। नासिर साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो चल रहा है, और र्यूमर्स ये फैल रहे हैं कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने वाली है। क्या लगता है आपको, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, नामुमकिन शब्द सियासत में नहीं है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान के ताल्लुकात की बात है, ये बात हमने चुनाव के दौरान भी वाज़ह कर दी थी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यही वजह है कि उमर साहब ने बड़ी सफाई के साथ और बड़ी आसानी से गुपकार डिक्लेरेशन जो अलायंस बना था GAP, उसको ख़त्म कर दिया था। और उनको लगता था कि अगर गुपकार अलायंस जिंदा रहा तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके तार जोड़ने में रुकावटें पैदा कर सकता है। तो उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही आज भी वो काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पावर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर इस्तेमाल कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। तो ये इस चीज की संभावनाएं जो लगाई जा रही हैं या क्यास लगाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो जाए, उसके बाद में आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, खासकर PSA को लेकर, 370-35A को लेकर, या बाकी सारी चीजें जो हैं वो पूरे होंगे वादे? देखिए, जब चुनाव शुरू हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे और इसी मैनिफेस्टो को लेकर वो लोगों के दरमियान गए, लोगों ने वोट दिया और एक तरफा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए थे। लेकिन चुनाव के फौरन बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बयान दिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मरकज में है 370 वापस नहीं आ सकता, लिहाजा हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये बात वो चुनाव के दौरान भी कह सकते थे, और अगर चुनाव के दौरान वो ये बात कहते तो उन्हें मालूम था उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, झूठ कहा, झूठे वादे किए, जो एक एक करके सारे एक्सपोज हो रहे हैं। जहां तक बात आर्टिकल 370 के रेस्ट्रिक्शन के से हटकर वो जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली की बात करें, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करें, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये मेरे पार्टी का ओपिनियन नहीं है। मैं ज़ाती मेरा ये मानना है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कोई कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के आईन में रियासत का दर्जा वापस देना यानी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएशन ऑफ स्टेट्स का है। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये कहता है कि पार्लियामेंट में बिल पास होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी से पास होगा, और उस बिल के पास होने से कोई भी नई रियासत क्रिएट की जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट उसमें है, या रियासत के हदूद जो एरियाज हैं उनका जो है वो डिलिमिटेशन हो सकती है या नाम चेंज हो सकता है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्रिएशन ऑफ स्टेट का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उस वक्त देश के गृह मंत्री ने ऐलानन कहा कि जब जम्मू कश्मीर में हमें लगेगा कि हालात अब सामान्य हैं, हम रियासत का दर्जा वापस देंगे। वही बात आज उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। ये तो खुद बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम रियासत वापस लाएंगे, और अगर रियासत को वापस लाने की बात होगी तो मेरे नज़रिए में दोबारा जम्मू कश्मीर स्टेट क्रिएट होगी, रेस्टोर नहीं होगी। रेस्टोरेशन की अगर बात करेंगे तो फिर लद्दाख भी तो हमारी स्टेट का हिस्सा था, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, फिर 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करना है। लिहाजा ये समझने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं से भी किसी प्रोविजन के तहत रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएशन ऑफ स्टेट का है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का है। उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को पहले इस बात की इल्मियत ही नहीं है कि क्या रियासत का दर्जा बहाल हो सकता है या नई रियासत क्रिएट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से देखें तो बहाल नहीं हो सकता, नई क्रिएट हो सकती है, और अगर नई रियासत क्रिएट करनी हो तो जाहिर सी बात है फिर लद्दाख का एक अलग मामला है। इसलिए हमारी पार्टी का, PDP का मौक़िफ़ शुरू से ये रहा है, हमें प्री अगस्त 5 2019 का स्टेटस जम्मू कश्मीर का वापस चाहिए। आर्टिकल 370 की बहाली चाहिए, 35A की बहाली चाहिए। जिस
जो रियासत 5 अगस्त पहले की थी 2019 से, हमें वही रियासत वापस चाहिए। ये जो बार्गेनिंग का मामला चल रहा है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात हो रही है, ये बीजेपी की भाषा है। और ये बात आया है कि जो बीजेपी खुद कह रही थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप वही कह रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टीज की ये मिली भगत है और इनके दरमियान एक टैक्टिक अलायंस हो चुका है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। नासिर साहब, अब किश्तवाड़ चलते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये जानना चाहूँगा आपसे, एक तरफ पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और एक तरफ एक आज़ाद उम्मीदवार जो जीत करके सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ से कैंडिडेट थे, तो क्या कारण रहे कि पहली बार एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है और वो जीत जाता है और बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उनकी हवा निकल जाती है? देखिए, किश्तवाड़ की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है, चनाब वैली की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। हमें ये बात पहले समझने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में और पीर पंचाल की तरफ आप नज़र दौड़ाएं, वहाँ की राजनीति मुख्तलिफ है, जम्मू की मुख्तलिफ है, कश्मीर की मुख्तलिफ है। उसी तरीके से चनाब वैली की राजनीति मुख्तलिफ है। चनाब वैली में माफ़ करिए कि वहाँ पर SRO 43 की लीडरशिप आपको मिलेगी। सोहरावर्दी साहब गुजर गए, उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटे खालिद सोहरावर्दी साहब आ गए। बशीर अहमद किचलू साहब गुजर गए, उनके बेटे सजाद अहमद किचलू साहब आ गए। और चनाब वैली पर कॉन्ट्रैक्टर्स का सियासत में इस वक्त भी दबदबा है। आप देखिए, जितने विधायक रहे हैं या आज की तारीख में हैं, वो सब के सब बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और मैं जिस हल्के से मैंने चुनाव लड़ा, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार बेशक एक आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अगर उसके इलेक्शन के दौरान की बातें आपके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, इस हद तक झूठ लोगों के दरमियान जाकर के कहा है, मैं मुफ्त बिजली दूंगा, मैं 35 किलो राशन हर घर को दूंगा, मैं 12 गैस सिलेंडर दूंगा। देने को उसके पास कुछ भी नहीं है। वो एक ठेकेदार है, उसने चुनाव सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के लिए लड़ा है। देखिए, वो और उसके जो गुरु था, क्योंकि गुरु चेले की जोड़ी थी, वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी का एक एजेंट था, उसका एक समझिए मातहत था, और इन दोनों के दरमियान ठेके को लेकर के लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरे के मुकाबले में सियासत में खड़े हो गए। इन दोनों की नज़र सेंगपुरा वायु टनल के पर थी, क्योंकि इन दोनों को मालूम है कि सेंगपुरा वायु टनल जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक ख्वाब था, जो पीडीपी ने जिसकी शुरुआत की, जो पीडीपी का ब्रेन चाइल्ड था, वो सेंगपुरा वायु टनल अब शुरुआत होने के नज़दीक है। जैसे उस पर काम शुरू होगा, लोकल जो विधायक वहाँ का होगा, उसका दबदबा रहेगा, वो काम अलाट करवाएगा, अपने लोगों को एडजस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई ठेकों को लेकर के लड़ाई थी, और इस ठेकेदारी की लड़ाई में पैसा इतना चुनाव के दौरान बहाया गया, अंदाज़ा नहीं कोई कर सकता। अब वो चुनकर के आए हैं। हमें तो ये लगता था कि साल 2 साल के अंदर लोग इनसे बदजन हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर इनके गुब्बारों से हवा निकल गई। ये किसी ने सोचा नहीं था। आज की तारीख में साहब का पता नहीं है, उसके वर्कर्स कहते हैं कि MLA साहब जम्मू में हैं, कोई कहता है दिल्ली में है, लोगों के साथ कोई कनेक्शन आज की डेट में नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। वो सिर्फ चीफ इंजीनियर के आपस में आपको मिलेगा, अपने ठेकों की अलाटमेंट के चक्रों में मिलेगा, फलानी रोड अलाट करनी है और अलाटमेंट अपने नाम करवानी है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि हमारी जो चनाब वैली की राजनीति है, उस राजनीति में एक तो SRO 43 की लीडरशिप काम करती है और दूसरा ठेकेदार काम करते हैं, यानी सरमाया चाहिए। तो इस परसेप्शन के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपकी तर्जुमानी सही माने में ऐवान में करने के लायक कौन लोग हैं, कौन आपकी तर्जुमानी कर सकते हैं। जब तक लोगों के जहनों से बातें नहीं बाहर आएंगी कि ठेकेदार या सरमायादार एक बेहतर तर्जुमान नहीं हो सकता है, या अगर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त के जो मौजूदा सियासतदान है, तब तक मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की तो बात नहीं करूँगा, चनाब वैली में यही हाल जो है लोगों का रहेगा। और आप देखिए, हम आज ही पिछड़े हुए हैं। अगर इस इंदरवाल हल्के की बात करें, मड़वा वाड़ों में एक बहुत पसमानदा इलाका है। अभी इस आज की तारीख में भी थोड़ी हल्की सी बर्फबारी हुई है। मड़ावाड़ इलाका सड़क राब्ते से मुनक़िद, वहाँ टेलीकम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ सरकारी मुलाजमीन ड्यूटियाँ नहीं करते, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर में सब जगह बायोमेट्रिक्स के ज़रिए हाजिरियाँ होती हैं, लेकिन मड़वा वाड़वन एक ऐसा इलाका है जहाँ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो मुलाजिम वहाँ ड्यूटियाँ नहीं करते हैं। उसके बाद मरकज़ की जितनी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का लाभ अगर आपने उठाना है तो ऑनलाइन आपने फॉर्म सबमिशन करनी, वो भी नहीं हो रहा है। तो उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ जम्मू में आकर के, दिल्ली में जाकर के, या मीडिया चैनल्स के सामने बैठ कर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बातों में महल बनाएंगे, लेकिन लोगों ने अगर वोट किया है तो लोगों की सही माने में तर्जमानी आज तक किसी ने नहीं की और ना आज कोई कर रहा है। लेकिन शेख जफरुल्लाह जिन्होंने MLA इलेक्शन कांग्रेस टिकट पे कंटेस्ट किया, वो तो कहते हैं कि मेरे DDC बनने के बाद वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है। वहाँ उससे पहले लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुआ करते थे, बड़े लाचार हुआ करते थे। अब लोगों को थोड़ा पता लग रहा है कि दुनियादारी क्या चीज़ है। देखिए,
मैं तो किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मीडिया के सामने अपनी तारीफ़ें करना, अपने कसीदे पढ़ना, अपनी अचीवमेंट दर्शाना इस बात की अक्कासी करता है कि लोगों के पास आपकी इमेज ज़ीरो है, आपको खुद अपनी सफाई देना पड़ रही है। आज मैं आपके सामने बैठ कर के अपनी किए हुए काम गिनवाने बैठूं, इसका मतलब यह है कि मैं जताना चाहता हूं। डीडीसी बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया है वो आप मुझसे नहीं, मड़वा के लोगों से पूछिए। डीडीसी बनने के बाद, डीडीसी बनने तक वो हर एक मुलाजिम के लिए कहते थे कि वो इलाके में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद वो कहाँ बैठे हुए हैं? आप मुझे बताइए, इस वक्त विंटर्स चल रहा है, हार्श विंटर उस इलाके में है, सड़क राब्ता नहीं है, टेली कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को 100 तरह की मुश्किलात हैं। वो आपको कहाँ मिले? जम्मू में मिले। वो लोकल का नारा देकर के लोगों से वोट लेकर के तो आए, लेकिन बैठे कहाँ हैं? हर नेता ऐसा ही तो करता है। एमएलए साहब भी तो जम्मू में ही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जीत करके आए हैं। ये वो भी लोग जम्मू में हैं। आप भी जम्मू में हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप भी जम्मू में हैं। मैं बिल्कुल, मैं भी जम्मू में हूँ। मैं आपको बताऊं, सेक्रेटरीट अगर यहाँ पे है, काम अगर यहाँ से सेक्रेटरीट बंद है मेरे भाई, सेक्रेटरीट आज की तारीख में बंद है। इन लोगों ने चुनाव में, आप इंदरवाल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, इंदरवाल कॉन्फ्रेंस में इस बार एक लोकल का नारा था। मड़वा वार्ड में लोग कह रहे थे कि हमारा लोकल यहाँ का नुमाइंदा, हमने उसको वोट करना है। छात्रों के लोग कहते थे हमारा लोकल नुमाइंदा, हमने उसको वोट करना है। भोंजवा के लोग कहते थे हमारा लोकल नुमाइंदा। लोकल का ये मतलब नहीं है कि आपके पास उस एरिया का आधार कार्ड है या डोमिसाइल है। लोकल होने का ये मतलब है कि आप उन लोगों के दरमियान हो, आप उनके दुख सुख में, उनके मसाइल, उनकी मुसीबतों के को उजागर करने के लिए वहाँ बैठे हुए हो। आप अगर जम्मू में आकर के बैठे, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 2024 की बात अगर हम करेंगे, आपने मुझ पर सवाल उठाया कि मैं जम्मू में हूँ। 2024 27 फरवरी को मैं जम्मू से किश्तवाड़ गया हूँ, और आज 2 दिन पहले, क्योंकि हमारी पार्टी का एक प्रोग्राम 13 फरवरी को होना है जिसमें पार्टी की मेंबरशिप लॉन्च होगी, मैं 2 दिन पहले प्रोग्राम से 2 दिन पहले जम्मू आया हूँ। आप खुद पता कर लीजिए कौन कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपने ये कहकर लोगों से वोट लिया है कि मैं आपका लोकल नुमाइंदा हूँ, आपके दरमियान बैठूंगा, और आप बैठे हुए जम्मू में हैं या किश्तवाड़ में हैं, तो ये सरासर झूठ है, लोगों के साथ धोखा है। और डीडीसी की आपने बात की कि डीडीसी बनने को उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। एक बार अपना वाइट पेपर वो इशू करें, वो बताएं लोगों को उन्होंने क्या काम किए हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछाला है, दूसरों को लेकर के चाहे फेसबुक पर लाइव हुए हैं या मीडिया के सामने दूसरों पर कीचड़ उछाला है। हो सकता है मैं आज बात कर रहा हूँ, कल वो उसके जवाब में आकर के मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकाइक मुख्तलिफ है। वो मड़वा के और वाड़वन के लोग आपको कहेंगे। वाड़वन में आतिशज़दगी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वहाँ जाकर के सरकार को कोसा या दूसरी एजेंसीज को कोसा, अपनी तरफ से क्या सहायता की। मड़वा में टेली कम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम है, उस हवाले से क्या बात की या कौन सा काम किया। या डीडीसी की जो फंड्स आई हैं, देखिए उसकी डिटेल बहुत जल्दी सामने आएगी। जो एरिया डेवलपमेंट फंड आपके पास आया, वो आपने कहाँ यूटिलाइज़ किया है? जेब से तो किसी ने देना है नहीं, कम से कम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो हो। आपने पैसा कहाँ खर्च किया है? जियो ऑप्टिकल फाइबर मत्ती गौरन से मड़वा तक लगाने का काम कई सालों से चल रहा है, वो काम डिले क्यों हो रहा है? कौन उस काम को कर रहा है? आपका इंशन जो मत्ती गौरन इंशन सड़क की रिपेयरमेंट का काम कौन कर रहा है? ये सारी बातें आवाम के सामने आएंगी। कौन ये काम कर रहा है और किसके इशारों पर इस काम में ताख़ीर हो रही है, ये सारी बातें आएंगी। किसने कितना काम किया है? देखिए आज टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मेरी ज़ुबान से या किसी की ज़ुबान से हमें सुनने की ज़रूरत है नहीं। टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत जल्द वाइट पेपर सामने आएंगे, पता चलेगा एमएलए साहब ने कौन से कारनामे किए हैं, पता चलेगा डीडीसी जो भी मेंबर्स रहे उन्होंने कौन से काम किए। ये तो आवाम के सामने आया है। पिछले दिनों हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो की जा रही है। आमिर रसूल मागरे साहब हैं, यूथ लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे थे कि एमएलए साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब 12 महीने जो है किश्तवाड़ और ये टनल बनने से जो है वो दक्षिण मड़वा के लोग जो हैं उनका आना जाना रहेगा। क्या ये उपलब्धि नहीं है एमएलए साहब की? देखिए, उपलब्धियाँ किसको कहेंगे? उपलब्धियाँ ज़मीन पर जब कोई काम हो ग्राउंड लेवल पर, उसका हम उपलब्धि कह सकते हैं। चिट्ठी लिखना कोई उपलब्धि नहीं है। मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया था। एमएलए साहब ने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, बिल्कुल, और सीएम साहब ने एंडोर्स किया और मरकज को भेजी। क्या इसको आप अचीवमेंट कहते हैं? मैं तो दिन में 10 चिट्ठियां लिखता हूं, तो फिर मैं हर दिन एक नई चिट्ठी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करूंगा तो वो उपलब्धि हो। जिस दिन टनल तामीर होगा और टनल तामीर होने के बाद लोग उससे सफर करेंगे, उसको हम उपलब्धि कहेंगे। संगपुरा वायलू टनल कई सालों से जो है इसका प्रोजेक्ट बना हुआ, डीपीआर बना हुआ है। पहले J&K बैंक ने इसको फाइनेंस करने की जिम्मा लिया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वक्त में, जब हसीब द्राबू साहब जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे, तब से हम भी सुनते आ रहे हैं। उनकी काउशों से प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। कुछ साल कबल अजरबैजान की कंपनी को एक काम अलाट हुआ था, अब दोबारा से टेंडरिंग हो रही है। तो उपलब्धि तब कहेंगे हम जब ये सड़कें, जब ये टनल तामीर होंगे।
चिट्ठियां लिखना अगर उपलब्धि है तो कल मैं आपके सामने अपनी 100 चिट्ठियां रखूंगा। हम भी तो हर दिन सरकार को चिट्ठियां लिखते हैं, मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियां लिखते हैं, लोगों के मसाइल, लोगों की मुश्किलात उसमें उनका जिक्र करते हैं, उनके अजाले की बात करते हैं। इसको उपलब्धि नहीं कह सकते। अगर वो लोग इसको उपलब्धि कहते हैं तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आज भी सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने को ये लोग तामीर और तरक्की का नाम दे रहे हैं। यही वजह है कि मड़वा वाड़न जैसा इलाका आज ही पसमानदा है। कम जहनियत का मुजाहिरा किया है उन लोगों ने। नहीं, कम जहनत नहीं कहेंगे इसको जल्दबाजी में, मतलब इसको आप धोखा कह सकते हैं। आपके पास देने को कुछ नहीं है, आप सिर्फ लोगों को कागज दिखा करके कहते हैं कि हमने आपके काम कर दिए। जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। और इलेक्शन में जो लोगों ने वादे किए हैं, अगर उसका 10% भी ये लोग पूरा करेंगे, हम कहेंगे उपलब्धि है। लेकिन मुझे नहीं लगता उसका 1% भी आने वाले 5 साल में लोग पूरा कर पाएंगे। नासिर साहब, जीएम सरूड़ी साहब का हारना कैसे देखते हैं, क्या वजूहत मानते हैं? उनकी 600 वोट को ज्यादा मार्जिन भी नहीं है कि 600 वोट से वो हारे हैं। देखिए, हार जीत जो है राजनीति में, 1 वोट की भी हार होती है। अगर आप 1 वोट जीतने वाले उम्मीदवार से पीछे रह गए तो आप हारे हुए हैं। 1 वोट आपसे आगे चला गया और जीता है। जहाँ तक सरूड़ी साहब की बात है, उन्हें 3 बार वो MLA रहे उस क्षेत्र से और मिनिस्टर भी रहे, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर भी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उस हल्के में उनने कोई भी तामीर तरक्की का कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो लगे ऑन द फेस ऑफ इट कि भाई एरिया में डेवलपमेंट हुई है। यही वजह है कि इस बार वो चुनाव हार गए। और देखिए, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। अब आप 3 बार जीते हैं, अब आपके वसीयत में तो नहीं लिखा गया ये हल्का, आपने हारना था ही नहीं। जो कल हारना था सो आज हार गए। आज मुझे लगता है कि वो सियासी नक्शे से वो बाहर हो चुके हैं। अब वो सियासत के मैदान में आपको आने वाले समय में नहीं दिखेंगे। पॉलिटिकल करियर आपके हिसाब से उनका खत्म है? देखिए, उनका जो बॉस था वो तो अभी भी अपना दौड़ में लगे हैं। दौड़ने में हर कोई लगा होता है, लेकिन उनके जो बॉस थे, अब देखिए मैं कैसे कहता हूँ वो सियासी नक्शे से बाहर होने वाले हैं। वो पार्लियामेंट चुनाव से पहले कांग्रेस जिंदाबाद करते रहे। पार्लियामेंट चुनाव जैसे आ गए, उन्हें DPAP का नारा दिया, आज़ाद साहब से बड़े लीडर कोई नहीं, और कांग्रेस की लीडरशिप को गालियां देते रहे। असेंबली के चुनाव आए तो उन्हें कहा आज़ाद साहब भी खराब, कांग्रेस भी खराब, अब मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? लोगों के सामने आपकी इमेज क्या है? लोग आपको अब किस नज़र से देख रहे हैं? जो उस जमात का नहीं निकला, जिस जमात ने उसे मिनिस्टर बनाया, इलेक्शन जितवाए, उस लीडर का नहीं निकला जिस लीडर ने उसके सर पर हाथ रखा और इस मुकाम तक पहुंचाया, वो आवाम का कहाँ से निकलेगा? अब वो भी लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी सियासत का दी एंड है। तारिक खान साहब के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी तो मतलब अब देखें, अब सेंटर में उन्हीं की सरकार, यहाँ से भी 28 सीटें ली, वो दूसरी बार चुनाव लड़े फिर भी हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक इंदरवाल हल्के की बात है, तारकीन साहब इस बार चुनाव लड़े थे, उनको अपने इलाके से वोट मिला है। तो अब तो उन्हें अपनी दुकान बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें ये बात आया हो गई है कि आने वाला मुस्तकबिल भारतीय जनता पार्टी का इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे लगता है वो अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। आने वाले चुनाव में आप देख लीजिए, देखिए जिस हिसाब से इस वक्त जो मौजूदा MLA हैं, उनकी जो 3 महीने के अंदर हवा निकल चुके हैं, वो जो सरेंडर कर चुके हैं या उनकी सरकार सरेंडर कर चुकी है, उसके बाद जो इलाकाई अंदाज में, इलाकाई उसमें नारे से लोगों ने वोट लिए थे, वो भी नाकाम हो चुके हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो आप खुद देखिए, PDP का बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ इंदरवाल हल्के में भी PDP का मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है। और ये जो भी पुराने जो खिलाड़ी इस मैदान में थे, वो अब रिटायर हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त इंशाल्लाह आप देखिए, वक्त आने वाला खुद फैसला करेगा। नासिर साहब, आप एक वकील भी हैं, आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, अच्छी खासी आपकी पहचान भी है आपके एरिया में, फिर भी PDP को लोगों ने वोट नहीं किया, वजह? देखिए, तब्दीली जो है, चेंज जिसको कहते हैं, चेंज तो कुदरत का एक कानून है। 2014 में PDP के पास एक बड़ा मैंडेट था और हमने सरकार बनाई थी। इस बार पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आप, हमारी टॉप लीडरशिप को लेकर के, हम जो ग्राउंड पर इस वक्त पार्टी के सिपाही लड़ रहे हैं, हर एक जगह आपने देखा कि इस बार लोगों ने एक तरफा फैसला किया। लोगों ने कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार आजमाते हैं। तो वहाँ पे इंदरवाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए, वो डमी कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही थे जो आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में चुनाव लड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर उनके साथ है। अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं, किसी मागरे साहब की बात करें, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हैं, वो MLA साहब के साथ है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में एक हवा थी जम्मू कश्मीर में, जो उन्होंने झूठे वादे करके बनाई हुई थी, उस हवा के बहकाव में, उस हवा के बहाव में हम लोग भी एक तरफ चले गए और लोगों ने
एक तरफा मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। तो अब लेकिन मैं फिर बात दोहराऊंगा कि ऐसा नहीं लगता था कि इतना जल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। 3 महीने के अंदर ये लोग सरेंडर कर चुके हैं मरकजी सरकार के सामने और उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त और आने वाला जो मुस्तकबिल वो पीडीपी का रोशन है और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की बेहतर तामीर और तरक्की खुशहाली सिर्फ और सिर्फ पीडीपी कर सकती है। नासिर साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि प्यारेलाल शर्मा जो है इलेक्शन के दौरान उन्होंने हिंदू कम्युनिटी से कहा कि अगर मैं जीत करके आता हूं तो भाजपा ज्वाइन करूंगा, और मुसलमान कम्युनिटी से कहा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो एनसी ज्वाइन करूंगा? देखिए वो दोनों घोड़ों पर सवार थे। उनको लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगी तो वहां चले जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत होगी वहां चले जाएंगे। ऐसे वादे किए गए थे? वादे अपनी जगह किए थे। यही वजह है कि इस बार बीजेपी का भी बहुत सारा वोट छात्रों एरिया में उनको मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो मिला ही था। और जैसे उनको लगा कि अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है नहीं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चले गए। अपॉर्चुनिस्ट लोगों का यही उसूल रहता है। वो आज एक जगह, कल तक वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी के का एक वर्कर हुआ करता था, आज गुलाम मोहम्मद सुरूरी उससे उसका दुश्मन हो गया। तो ले दे के इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इन लोगों का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। ये हवा के साथ रुख बदलने वाले लोग हैं। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आज बीजेपी में इनका कोई स्टैंड तो क्लियर होता नहीं, इसलिए उसने लोगों को बहकावे में लाने के लिए, लोगों के साथ झूठे वादे करने के लिए उसने दोनों घोड़ों पर सवार थे। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि किस घोड़े को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उस पर कूद के चला जाऊंगा। नासिर साहब, अब आपकी मेंबरशिप ड्राइव जो है पीडीपी की वो भी शुरू होने जा रही है। क्या लगता है आपको, पीडीपी का ग्राफ बढ़ेगा, आगे के लिए दौड़ेगा? देखिए मैं अभी, हमारी पार्टी की मीटिंग कश्मीर में थी तो मैं अभी कश्मीर गया हुआ था और मैंने जब राह चलते आगे पीछे लोगों से भी बातचीत होती रहती है। 3 महीने के अंदर ही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बदजन हो गए हैं। लोगों ने कहा कि हमने इनको एक बड़ा मैंडेट दिया था ताकि ये मरकजी सरकार से वो सब छीन के वापस ले जाए जो हमसे 5 अगस्त 2019 को लिया गया है। तो अभी से 3 महीने के अंदर से ही लोग जो है ये बताना शुरू कर गए हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2 पार्टीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये एक दूसरे के मुतबादिल हैं। यहाँ तीसरी किसी जमात के लिए कोई जगह नहीं है। वो मरकज ने भी खुद आजमा के देखा, चाहे अपनी पार्टी बनाई, डीपीएपी बनाई, जितनी पार्टियां बनी, आज अगर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बच जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो डिससेटिस्फाई हो गए हैं, तो अब नेचुरल सी बात है, एक विकल्प, एक मुतबादिल उनके पास पीडीपी है और लोगों ने पीडीपी को आजमाया है। आज भी लोग ये बात मानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो दौर था वो तारीखी, मिसाली और सुनहरी दौर था। जम्मू कश्मीर के हवाले से हालात सुधर गए थे। उस वक्त पीक पर मिलिटेंसी थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने जब ऑफिस संभाला चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में हालात एकदम से बदल गए। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले जम्मू कश्मीर यूटी को दिया गया, हालात बेहतर थे और आज आप देख रहे हैं, कभी आप कठुआ का सानिया देख लीजिए, रजौरी का सानिया देख लीजिए, कश्मीर का आए रोज़ कस्टोडियल किलिंग्स हो रही हैं। तो लोग इस बात को मान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का बेहतर और रोशन मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ पीडीपी के हाथ में, और आने वाला वक्त, आने वाला मुस्तकबिल जो है वो पीडीपी का है। और ये बात हम बार बार दोहराते हैं, बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्त है लेकिन दौर पीडीपी का होगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो एडवोकेट शेख नासिर साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट किश्तवाड़ और पीडीपी सीनियर नेता हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।